हेलो फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों पे चर्चा कर रहे थे। आज हम चर्चा करेंगे आयरन एज या आप लोह काल या लोह युगीन संस्कृति के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन लोह काल पे चर्चा करने से पहले हम लोग एक संक्षिप्त चर्चा कर लें गंगा यमुना दोआब तथा उसके आसपास जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ थीं उन पर चर्चा करेंगे। इन संस्कृतियों का जुड़ाव कहीं न कहीं लौह काल से था या इन्हीं संस्कृतियों के विकास की प्रक्रिया ने कहीं न कहीं लौह काल से संपर्क बनाया तो लौह काल का विकास हुआ। अगर हम गंगा यमुना दोआब या उसके आसपास की संस्कृतियों की बात करें तो अगर हम देखें तो गंगा यमुना दोआब तथा उसके आसपास के जो क्षेत्रों में लगभग 2000 ईसा पूर्व से और 1500 ईसा पूर्व के बीच एक गैरिक मृदभांड संस्कृति का विकास होता है। इसका साक्ष्य हमको राजस्थान के जोधपुरा और नूह से भी मिलता है। आरंभ में इसको जो है प्रवृत्ति हड़प्पा संस्कृति माना जाता था, लेकिन फिर बाद में जैसे जैसे खोजें हुई इसको एक पृथक संस्कृति का दर्जा दिया गया। उसी प्रकार अगर हम चर्चा करें तो ऊपरी दोआब में के जो कुछ स्थल हैं उसके आसपास कुछ तांबे के उपकरण हमको इधर उधर बिखरे मिले हुए थे। जैसे अगर एक स्थल की हम बात करें तो साईपाई, इस स्थल पे हमको तांबे के उपकरण इधर उधर बिखरे मिले हैं और इसकी पहचान भी एक पृथक संस्कृति अर्थात ताम्र निधान संस्कृति के रूप में की गई। फिर आगे ऊपरी दोआब एवं अन्य क्षेत्रों में विभिन्न स्थलों पर गैरिक मृदभांड संस्कृति के पतन के पश्चात एक काल अंतराल हमको देखने को मिलता है। इस काल अंतराल के बाद वहाँ पे चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति का विकास हुआ और उसके बाद गैरिक मृदभांड संस्कृति और चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के बीच में हमको लाल और काले मृदभांड संस्कृति का विकास देखने को मिलता है। ये सभी संस्कृतियाँ जो हमने बताया, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, गैरिक मृदभांड संस्कृति या काले और लाल मृदभांड संस्कृति, ये सभी संस्कृतियाँ जो है ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ थीं और इन संस्कृतियों के लोग पशुपालन और खेती करते थे और अनाजों में गेहूं और जौ तथा चावल का उत्पादन करते थे। अगर हम चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति की बात करें तो इसकी स्थिति थोड़ा अलग है। इसका टाइम पीरियड 1500 से 500 ईसा पूर्व के बीच जाता है। यह संस्कृति इस टाइम पीरियड के बीच 1500 से 500 ईसा पूर्व के बीच इस संस्कृति का अस्तित्व रहा है और इसमें धातु के प्रयोग की दो अवस्था हमको देखने को मिलती है। पहली अवस्था की अगर हम बात करें तो पूर्व लौह अवस्था आती है, मतलब लोहे के ज्ञान के पहले की अवस्था। तो इस अवस्था में तांबे और कांसे का प्रयोग हमको दिखाई देता है और इस संस्कृति का टाइम पीरियड या इस काल का टाइम पीरियड 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच देखने को मिलता है। और उसके बाद फिर दूसरी अवस्था लौह युगीन अवस्था आती है। तो हम लोग चर्चा करेंगे लौह युगीन अवस्था पे। तो हमारा टॉपिक क्या है? लौह युगीन अवस्था। लौह युगीन अवस्था या आप सिंपल वे में कह सकते हैं कि भारत में हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत ये पढ़ेंगे कि भारत में लोहे का प्रचलन कब हुआ या लोहे की प्राचीनता कितनी जाती है। तो इस लोह युगीन अवस्था के अंतर्गत हम इसी को पढ़ेंगे। तो जैसा कि आरंभ में भारतीय उपमहाद्वीप के लोहे के प्रचलन को लेकर काफ़ी विवाद था। पहले ऐसा माना जाता था कि लोहे का ज्ञान सबसे पहले पश्चिम एशिया में हुआ और फिर उसका प्रसार उत्तर पश्चिम भारतीय गांधार क्षेत्र से होते हुए जो है गंगा यमुना दोआब में इसका प्रचलन हुआ। लेकिन डी.के. चक्रवर्ती जैसे कुछ विद्वानों ने इस तर्क को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं,
भारत में लोहे का जो प्रचार या प्रसार या विकास जो हुआ वो पश्चिम एशिया से नहीं हुआ, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में अपने प्रयास से तथा एक ही काल में लोहे का विकास हमको देखने को मिलता है। अगर हम भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लोहे के विकास की बात करें तो हम उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत, इनको हम ले सकते हैं कि इन जो है भारतीय उपमहाद्वीप के इन क्षेत्रों में लोहे का विकास कब कब हुआ। तो उत्तर भारत, पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत। अब हम इन क्षेत्रों में देखते हैं कि लोहे का विकास का टाइम पीरियड क्या है, इन क्षेत्रों में लोहा हमको कब कब मिलता है। अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में चित्रित धूसर पात्र परंपरा की जो तिथि मानी जाती है वो 1000 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है। और इस संस्कृति के विभिन्न स्तरों से जो हमको लौह उपकरण मिले हैं, जैसे बाण फलक, भाला फलक, खुरपी, कीले, ये जो सब मिले हैं, उस आधार पे जो है लोहे की जो है प्राचीनता 1000 BC जाती है। फिर कालांतर में आलमगीरपुर, अहिछत्र, अतरंजी, खेड़ा की खुदाई से जो है इन स्थलों की खुदाई से और इन स्थलों खुदाई से NBPW जिसको आप कहते हैं उत्तरी काली पॉलिशदार मृदभांड संस्कृति, इनके साथ ही इन स्थलों और NBPW के साथ ही लोहे की प्राप्ति हुई है जिसकी प्राचीनता 600 BC जाती है। तो इसमें हमको 2 टाइम पीरियड देखने को मिला। एक तो जो चित्रित धूसर संस्कृति के साथ मिला है वो 1000 BC जा रहा है। उसके बाद जो अहिछत्र, अतरंजी, खेड़ा, आलमगीरपुर और NBPW मिला वो 600 BC के आसपास जा रहा है। अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में NBPW की पूर्ववर्ती कृष्ण लोहित पात्र परंपरा के साथ लौह उपकरणों का प्रचलन हमको मिलता है। अगर हम देखें सोनपुर, चिरांद, महिषादल और पांडुराजा ढिबी ये प्रमुख स्थल है। पांडुराजा ढिबी से हमको धातु शोधन और धातुमल के भट्टियाँ मिली हैं। इस आधार पर रेडियो कार्बन तिथि के हिसाब से यहाँ पे जो तिथियाँ जाती हैं वो 750 BC, तो पूर्वी भारत में 750 BC ये तिथि जा रही है। मध्य भारत में हम जो है मालवा और पश्चिमी महाराष्ट्र को रखते हैं। और मालवा क्षेत्र में जैसा कि जानते ही हैं कि ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के पतन के पश्चात लोह युगीन अवस्था आती है और यहाँ प्रमुख स्थल नागदा, एरण, उज्जैन और कायथा हैं। यहाँ जो लोहपुरा स्थल, ये जो प्रमुख लोहपुरा स्थल, यहाँ से भी हमको लोहे के उपकरण मिलते हैं। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में ताकल घाट, खापा, खैरवाड़ा तथा नैकुंड से लोह युगीन बृहद पाषाणिक साक्ष्य मिले हैं और इनकी तिथि 7वीं शती BC जाती है। तो मध्य प्रदेश में 7वीं शती BC ये भी। और दक्षिण भारत की अगर बात करें तो आप लोग जानते हैं कि दक्षिण भारत के लोग तो लोहे के, साउथ की मूवी में आप देखे होंगे अन्ना लोग लोहे का हथियार लेके चलते रहते हैं। तो दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरला की अगर हम बात करें तो जो यहाँ पे दक्षिण भारत की बृहद पाषाणिक समाधियाँ हैं उसके उत्खनन से लोहे के उपकरण हमको मिलते हैं। और मार्टिमन हुइलर महोदय ने इसकी तिथि 300 से 200 BC आसपास बताई है। लेकिन कर्नाटक का एक प्रमुख स्थल है हल्लूर, वहाँ से प्राप्त रेडियो कार्बन तिथियों के जो डेट हमको रेडियो कार्बन तिथि की डेट मिली है, वहाँ बृहद पाषाण संस्कृति का समय
1000 BC जाता है और वही तमिलनाडु के पय्यमपल्ली जो स्थल है वहाँ से रेडियोकार्बन तिथि 7वीं शती BC जाती है। तो दक्षिण भारत में हमने देखा कि अगर हल्लूर की बात करें जो कर्नाटक में है तो वहाँ बृहद पाषाणिक संस्कृतियों में आपको पता ही होगा। इसके बाद हम लोग बृहद पाषाणिक संस्कृतियों पर चर्चा करेंगे। बृहद पाषाणिक संस्कृतियों में जो लौह उपकरण मिले हैं तो जो कर्नाटक का हल्लूर है वहाँ से उसकी तिथि 1000 BC जाती है और तमिलनाडु का पय्यमपल्ली जो स्थल है उसकी तिथि जो है 7वीं शती BC उसकी तिथि 7वीं शताब्दी ईस्वी निर्धारित की गई है। 7वीं शताब्दी ईस्वी निर्धारित की गई है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं जिस प्रकार से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो है लोहे का प्रचलन अगर देखें तो ये 1000 BC के आसपास और उसके पश्चात तक जाता है। तो मोटे मोटे तौर पे कह सकते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रचलन लगभग 1000 BC के आसपास शुरू हो गया था। अगर अब हम देखें चित्रित धूसर संस्कृति के बारे में अगर चर्चा करें तो चित्रित धूसर संस्कृति से जुड़े हुए स्थल गंगा यमुना दोआब से राजस्थान एवं पंजाब के क्षेत्र तक फैला हुआ है। अर्थात अगर कहें तो सतलज नदी से गंगा यमुना के ऊपरी दोआब तथा इनका ऊपरी दोआब तक इनका प्रसार देखा जाता है और लगभग 1000 ईसा पूर्व में यहाँ लोहे के उपकरणों का प्रचलन आरंभ हो गया था। हालांकि यहाँ से जो लौह उपकरण मिले हैं वो युद्धास्त्र के रूप में हैं, क्योंकि जो लौह उपकरण मिले हैं उनका प्रयोग युद्ध अस्त्र के रूप में मिला है, वो कृषि उपकरण के रूप में नहीं। इसलिए यह संस्कृति इतना अधिशेष नहीं उत्पन्न कर सकी कि ये नगरीकरण की अवस्था तक पहुँच जाए। क्योंकि अगर कृषि उपकरण के हिसाब से कृषि के हिसाब से उपकरण अगर मिले होते, जैसे अगर लोहे का फाल वो गंभीर होता, वजनदार होता तो गहरी जुताई की जाती, गहरी जुताई होती तो फिर उत्पादन भी अधिक होता, उत्पादन नहीं होता अधिशेष उत्पादन भी होता, तो अधिशेष उत्पादन कहीं ना कहीं नगरीकरण की प्रक्रिया की ओर इस संस्कृति को प्रेरित करता। लेकिन ये संस्कृति इसी वजह से क्योंकि जो उपकरण मिले हैं वो कृषि उपकरण के रूप में ना मिल करके युद्धास्त्र के रूप में मिले हैं, तो इसलिए संस्कृति नगरीकरण की ओर नहीं पहुंच सकी या नगरीकरण की अवस्था तक नहीं पहुंच सकी। और अगर हम देखें तो इस संस्कृति का संबंध वैदिक काल से जोड़ा जाता है और माना जाता है कि पूर्व लौह चरण ऋग वैदिक काल से जुड़ा हुआ था और लौह चरण वैदिक काल से जुड़ा हुआ था। तो ये था कि भारत में लोहे से संबंधित जो लोहे की प्राचीनता या लोहे की संस्कृति संबंधित टॉपिक था, ये यही समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे महापाषाणिक समाधियाँ। तो मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद।